हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महादेव स्टडी 3.0 एंड अनदर वीडियो। माय डियर स्टूडेंट, जो स्टूडेंट इस बार बीएससी थर्ड सेमेस्टर में है, बीएससी थर्ड सेमेस्टर में है यानी बीएससी सेकेंड ईयर, ठीक है। तो उनके जो एग्ज़ाम है, ठीक है, जो उनके एग्ज़ाम है वो होने वाले हैं। कई यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम हो गए हैं और अभी कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी बची हैं जिनके एग्ज़ाम अभी नहीं हुए हैं, ठीक है। और जो MJPRU यूनिवर्सिटी है, MJPRU यूनिवर्सिटी है, उसके जो एग्ज़ाम होंगे वो मार्च की लास्ट तक या तो अप्रैल में होंगे, ठीक है। तो वे स्टूडेंट चिंता ना करें, मैं उनको अभी से भी मैं उनको अभी से भी उनका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा विद आंसर विद आंसर, ठीक है। तो आप चिंता ना करना, आप मुझे फॉलो करें। मैं आपको आपके कहने पर कुछ स्टूडेंट ने कहा था कि सर आंसर भी प्रोवाइड कराइए, इसलिए मैं आपको अब ओनली क्वेश्चन कराऊंगा और विद विद आंसर कराऊंगा, ठीक है। अब मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताऊंगा ओनली, अब मैं आपको साथ में उसका आंसर भी कराया करूंगा, ठीक है। इसलिए आपका सिलेबस जो कंप्लीट हो जाएगा और आप अपनी तैयारी ठीक से करना, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो लघु उत्तरी प्रश्न है, ठीक है, जो आपके एक क्वेश्चन 7.5 नंबर का पूछा जाता है। टोटल आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 15 नंबर के, ठीक है। कितने नंबर के? 15 नंबर के आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना तो हक बनता है, क्योंकि हम आपको सुबह ही वीडियो प्रोवाइड करा देते हैं और हम अपनी जो वीडियो बनाते हैं वो रात में बनाते हैं, इसलिए हम इतनी मेहनत करते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना और अच्छा सा कमेंट कर देना ज़रूर। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, यूनिट फर्स्ट। इसमें वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट कवर करेंगे। और जो आपकी फिजिक्स में जो टोटल यूनिट है वो ओनली 8 यूनिट हैं, ठीक है। कितने यूनिट हैं? 8 यूनिट हैं। तो आज हम क्या करेंगे? फर्स्ट यूनिट को कवर करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या। गॉस के नियम के अपकलन गॉस के नियम के अपकलन रूप में पॉइसन तथा लाप्लास के समीकरण प्राप्त कीजिए, ठीक है। इसका जो आंसर लिखेंगे हम किससे लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं आपको समझाते रहूँगा, ठीक है। यदि आपके समझ में ना आए तो आप कमेंट करके जरूर बता देना। तो क्या हमसे पाइसन और तथा लाप्लास के समीकरण पूछा है। तो यदि ई वेक्टर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, जो ई वेक्टर होता है वो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तथा रो आयतन आवेश घनत्व हो। जो रो होता है जो रो होता है वो क्या होता है? आवेश घनत्व होता है, ठीक है, आवेश घनत्व, जिसे हम रो को हम क्या बोलते हैं? आवेश घनत्व। तो गैस के नियम का अपकलन यानी तो गैस के नियम का अपकल रूप निम्न होता है। डाइवर ई वेक्टर बराबर डेल्टा ई इंटू ई वेक्टर बराबर रो अपॉन एफ साइलेंट नॉट, ठीक है। एफ साइलेंट नॉट बोलते हैं इसे हम, एफ साइलेंट नॉट, ठीक है। इस प्रकार हम लिखेंगे। और अगले बात करते हैं, यदि वैद्युत विभव भी हो तो, ठीक है, उसमें क्या था? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। और इसमें यह क्या है? यदि वैद्युत विभव v हो तो ई वेक्टर क्या होगा? माइनस ग्रेड b के बराबर होगा। और माइनस ग्रेड को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस ग्रेड को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस डेल्टा लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ लेना। ई वेक्टर माइनस ग्रेड बी, ठीक है। और जो माइनस ग्रेड को हम लिख सकते हैं डेल्टा, ग्रेड की जगह डेल्टा लिखेंगे तो क्या बन जाएगी हमारी? माइनस डेल्टा बी बन जाएगी फॉर्म। इसी प्रकार डाइवर ई वेक्टर, ठीक है, डाइवर ई वेक्टर बराबर डेल्टा इंटू ई वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। और हम क्या लिखेंगे? डेल्टा इंटू माइनस डेल्टा बी, डेल्टा इंटू माइनस डेल्टा बी बराबर तो क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा स्क्वायर बी हो जाएगा, ठीक है, जो कि क्या है? रो अपॉन एप्सिलॉन के बराबर है। इसी प्रकार और हम लिख सकते हैं डेल्टा स्क्वायर वी बराबर डेल्टा स्क्वायर
बी अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर प्लस डेवर स्क्वायर वी अपॉन डेवर वाई स्क्वायर प्लस डेवर स्क्वायर वी अपॉन डेवर जेड स्क्वायर बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस। ठीक है, यही पोजीशन का समीकरण, ठीक है, जो हमसे पूछा गया था। तो यही क्या हमारा पोजीशन का समीकरण है। यदि हम आवेश रहित क्षेत्र की कल्पना करें, यदि हम आवेश रहित क्षेत्र की कल्पना करें तो इस क्षेत्र में आवेश घनत्व रो शून्य हो जाता है। ठीक है, क्या होगा, जो रो होगा वो शून्य हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, जहाँ हमारा रो है हम वहाँ पर क्या रखेंगे, जीरो रख देंगे। ठीक है, तो सॉल्व फ्रॉम इक्वेशन 1, फिर क्या करेंगे हम, सॉल्व फ्रॉम इक्वेशन 1 से करेंगे तो डेल्टा स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा, डेवर स्क्वायर बी अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर प्लस डेवर स्क्वायर बी अपॉन डेवर वाई स्क्वायर प्लस डेवर स्क्वायर बी अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर बराबर जेड। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, हमारा जेड बन जाएगा, क्योंकि जो बी है वो तो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो में पहुंच जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमारे क्या हो गया, यही लाप्लास का समीकरण है जो आवेश रहित क्षेत्र के लिए लागू होता है। ठीक है, हमसे ये दो क्वेश्चन पूछे गए थे, पोजीशन और लाप्लास का अवकलन रूप लिखिए। ठीक है, तो हमने ये कर दिया। इसी तरह से आप कर देना, आपको 7.5 अंक प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, यदि क्वेश्चन आता है तो। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कूलाम का नियम, ठीक है, कूलाम का नियम तथा इसका महत्व लिखिए। कूलाम का नियम तथा इसका महत्व लिखिए। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, जो आपका इस बार बीएससी थर्ड सेमेस्टर में फिजिक्स का सिलेबस है वो थोड़ा क्लास 12 से मैच करता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन क्लास 12 में मिल जाएंगे जो आपके बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या है, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ठीक है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये बल उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, अब मैं आपको बता दूं, यदि आपके थ्योरी याद ना हो तो आप इस फॉर्मूले से याद कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं मैं बताऊं। आप देखो, Q1 और Q2 क्या है, दो आवेश हैं। ठीक है, Q1 और Q2 दो आवेश हैं और इनके मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल है और प्रतिकर्षण बल क्या है, F है। ठीक है, आप ये फार्मूला याद करना, इस फार्मूला से आप ये सारी डेफिनेशन लिख सकते हैं। इतनी डेफिनेशन इस छोटे से फार्मूला से आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। क्या है, दो बिंदु आवेश, ठीक है, दो बिंदु आवेश क्या है, Q1 Q2, क्या लिखेंगे हम, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F, ठीक है, F उन दोनों आवेशों के परिमाण, ठीक है, के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, क्या है, ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग, ठीक है, दूरी के वर्ग, तो इसका जो आर स्क्वायर का मतलब है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यदि कोई चीज ऐसे 1/r स्क्वायर हो एफ, ठीक है, अभी हम ओनली दूरी की बात करते हैं। ठीक है, एफ अनुक्रमानुपाती, यानी अगर हमारा ऐसी फॉर्म में लिखा हो तो व्युत्क्रम, इसे हम क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। यदि एफ ऐसा हो, आर स्क्वायर हो, तो हम इसे अनुक्रमानुपाती बोलते हैं। ठीक है, अनुक्रमानुपाती बोलते हैं। अब बात करते हैं हम आगे। ठीक है, जैसे हम इसको जो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है उसको हटाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर ऐसे लेंगे। और जो बल का मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर का जो मान होता है, ठीक है, जो 1/4 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट का मान होता है वो होता है 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना, जो कि क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन के बराबर होता है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, जो एप्सिलॉन नॉट होता है वो होता है निर्वात की वैद्युतशीलता, यानी जो एप्सिलॉन होता है वो होता है वैद्युत की निर्वातशीलता। ठीक है, वैद्युत की निर्वातशीलता। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। ठीक है, समझने की कोशिश करना, आपको 100% समझ में आ जाएगा। जो आप सुनार की दुकान पर जाते हैं, ठीक है, जो सोने की दुकान होती है, सुनार की दुकान आपने सुना होगा, जो सुनार की दुकान होती हैं वहाँ पर आपने जो सोने को तोला जाता है, जिस तराजू यानी जो तराजू होता है, यानी उससे तोला जाता है, तो उसके चारों तरफ एक शीशा होता है। ठीक है, वो जो जिससे हम सोना तोलते हैं, जो कि हमारा जो तराजू होता है, आप उसे कुछ ही बोल सकते हैं, वो होता है। ठीक है, वो क्या होता है, उसके चारों तरफ शीशा होता है, वो शीशा के अंदर होता है। ठीक है, वो इसी का एग्जाम्पल होता है एप्सिलॉन नॉट का, क्योंकि जो उसकी बाहरी हवा होती है उसके अंदर न जाए। ठीक है, नहीं तो उसका जो वजन होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी का जो एप्सिलॉन नॉट का होता है वो एग्जाम्पल होता है सोने की दुकान, यानी जो सोना तोलते हैं जिससे, वो उसका एग्जाम्पल होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अब इसके महत्व की बात करते हैं, सिग्निफिकेशन की। ठीक है, महत्व की बात करते हैं अब। तो ये क्या है, एक प्रायोगिक नियम है, ये एक प्रायोगिक नियम है। दो बिंदु आवेश, ठीक है, Q1 Q2 दो बिंदु आवेश होते हैं। दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल पर उनके आसपास स्थित अन्य आवेशों की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, जो हमारे दो आवेश होते हैं और उनके मध्य लगने वाले बल पर उनके आसपास जितने भी स्थित अन्य आवेश होते हैं, यानी जो Q1 Q2 हैं, उनको छोड़कर जितने भी अन्य आवेश होते हैं, तो उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, उपस्थिति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है, ये नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है। ये नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है, परंतु इसे फैले हुए आवेशों के लिए भी सत्य माना जा सकता है। जो आवेश हैं उनके लिए सत्य है, और यदि वो आवेश फैले हुए हैं तब भी उनके लिए हमें ये जो नियम होता है वो सत्य माना जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चौथा जो महत्व है वो क्या है, यह नियम केवल विराम अवस्था में स्थित आवेशों के लिए ही सत्य होता है। ठीक है, यह नियम केवल विराम अवस्था में स्थित आवेशों के लिए स्थित होता है। पांचवा नियम क्या कहलाता है हमारा, यह नियम आवेशों के मध्य अतलप दूरी 10⁻⁻15 मीटर की कोटि, ठीक है, 10⁻⁻15 की कोटि से अत्यधिक दूरी किलोमीटर की कोटि तक सत्य है। इसकी जो 10⁻⁻15 मीटर की कोटि है और उससे अधिक दूरी किलोमीटर की कोटि, ठीक है, किलोमीटर की कोटि तक ही सत्य है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया दूसरा। अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, गॉस के नियम से कूलाम का नियम प्राप्त कीजिए। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान से सुनना। ठीक है, गॉस के नियम से कूलाम का नियम प्राप्त कीजिए। गॉस के नियम से कूलाम का नियम प्राप्त कीजिए। हम जानते हैं जो गॉस का नियम होता है वो क्या होता है, फाई ई बराबर सरफेस इंटीग्रेशन ई वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये क्या होता है, जो होता है वो गॉस का नियम होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, गॉस पिरामिड से किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ से संबद्ध संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। क्या होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अर्थात वही हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फाई ई
बराबर सरफेस इंटीग्रेशन। अगर यहाँ पर वॉल्यूम होता तो हम उस पर 3 इंटीग्रेशन लगाते हैं, सरफेस पे 2 इंटीग्रेशन लगाते हैं, और हमारा जो सिंगल होता है उस पर 1 इंटीग्रेशन लगाते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन ई वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, जहाँ जहाँ क्यू क्या है, बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश है। ठीक है, जो कैपिटल क्यू है वो क्या है, जो पृष्ठ है उसमें कुल आवेश है। ठीक है, ये क्या है, डायग्राम है। इस डायग्राम को देखकर हम इतनी डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, आप नहीं, आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें जो डेफिनेशन लिखी है इस डायग्राम की जो कहानी, मतलब इस डायग्राम की जो थ्योरी लिखी है वो आप यही लिखें। ठीक है, ये जरूरी नहीं है, आप अपने शब्दों में बना के लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, माना कि बिंदु ओ, ठीक है, माना कि बिंदु ओ क्यू पर, ठीक है, क्यू पर आवेश स्थित है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक आवेश आवेश स्थित है। बिंदु ओ को केंद्र मानकर, जो बिंदु ओ है वहाँ क्या है, वहाँ पर हमारा क्या है, केंद्र है। ठीक है, जहाँ बिंदु ओ है वहाँ पर केंद्र मानकर यदि आर त्रिज्या का एक गोला खींचे, यहाँ पर जी ये क्या है, आर त्रिज्या का एक गोला है। ठीक है, ये एक आर त्रिज्या का गोला है और इसको हम खींचें तो गोले के पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के अभिलंबित होगी। ठीक है, जो हमारी प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो पृष्ठ के अभिलंबित होगी। यदि गोले के पृष्ठ पर किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर है तो गोले से संबंध कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, तो गोले से संबंध कुल वैद्युत फ्लक्स फाई E, ठीक है, फाई E सरफेस इंटीग्रेशन ई वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर बराबर सरफेस इंटीग्रेशन ई डी एस। ठीक है, ई डी एस, और जो डी एस होता है वो क्या होता है, 4πr² होता है। ठीक है, जो डी एस होता है वो क्या होता है, 4πr² होता है। इसको हम सही कर 2 मान लेंगे, और पीछे हमने इक्वेशन 1 मानी थी, तो सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ई इंटू 4πr² ई इंटू 4πr² क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वहाँ पर हमारा क्या था, यही तो था कि 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। ठीक है, यही तो था, और फाई ई बराबर था। ठीक है, मैं आपको एक बार और समझा दूँ, जो हमारी इक्वेशन 1 थी वो थी फाई ई। ठीक है, फाई ई बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, कैपिटल क्यू, और हमारा जो फाई ई निकल के आ गया है, जो हमारा फाई ई निकल के आ गया है वो क्या है, ई इंटू 4πr² है। इसलिए हम समीकरण 1/2 से, यानी सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिखेंगे, फाई ई का जो मान होगा वो कितना रख देंगे, ई इंटू 4πr² रख देंगे, और जो हमारा बराबर में चल रहा था वो क्या था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसी प्रकार ये निकालेंगे। ठीक है, हम यहाँ से ई निकालेंगे तो 4πr होगा, वहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये 4π∈0 क्या हो जाएगा, इसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, यानी भाग में आ जाएगा, और इंटू क्यू अपॉन r², यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, और ऊपर क्यू। तो जो हमारी ओवरऑल इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, ई बराबर 1/4π∈0 इंटू कैपिटल क्यू अपॉन r²। अब यदि बिंदु P पर Q आवेश रखा हो, ठीक है, जहाँ हमारा बिंदु P था, यदि हमारा वहाँ पर आवेश Q रखा हो तो Q पर लगने वाला बल, ठीक है, तो Q पर लगने वाला बल F बराबर QE। ठीक है, हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है F बराबर QE। तो क्या करेंगे हम, जो E का मान है वो कितना है, 1/4π∈0 इंटू क्यू अपॉन r², और इंटू क्यू है हमारा, तो यहाँ पे क्यू लग गया। ठीक है, इसी प्रकार r दूरी पर
पी पे तो हमने निकाल लिया। यदि इस प्रकार r दूरी पर स्थित आवेश q व स्मॉल q, ठीक है, कैपिटल Q व स्मॉल q के बीच लगने वाला बल, तो क्या हो जाएगा, जो ओवरऑल होगा वो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन आर स्क्वायर। यही क्या है, कूलाम का नियम है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, यही कूलाम का नियम है। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अब करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन आपको मैं इस यूनिट को कवर करा दूंगा इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखना। यदि कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे बता देना। ये क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, ठीक है। किसी क्षेत्र के किसी स्थान पर, किसी क्षेत्र के किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र निम्नलिखित है, यानी जो वैद्युत क्षेत्र है वो कितने दे रखा है हमारे, ई वेक्टर बराबर 6i प्लस 5j प्लस 4k, ई वेक्टर बराबर 6i प्लस 4j प्लस 4k। ऐसे पृष्ठ में से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए जो वाई जेड तल में, वाई जेड, यहाँ पर मेरी बात को ध्यान सुनना, जो वाई जेड तल में स्थित हो तथा जिसका क्षेत्रफल 100 इकाई हो, जिसका क्षेत्रफल 100 इकाई हो। तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन हम करेंगे, छोटा ही क्वेश्चन, आप ध्यान सुनना। जो वाई जेड तल है, जो वाई जेड तल है में स्थित 100 इकाई क्षेत्रफल सदिश एस वेक्टर, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर मेरी बात को ध्यान सुनना, मैं आपको एक बात इंपॉर्टेंट बताऊंगा, यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन 100% समझ में आएगा। तो क्या है यहाँ पर, क्या है हमारा वाई जेड तल में, यानी हमारा यहाँ पर क्या है, वाई जेड है, तो यहाँ पर हमारा क्या नहीं है, एक्स नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आई लेंगे, मेरी बात को ध्यान सुनना। यदि यहाँ पर एक्स है तो एक्स का क्या होता है, आई होता है, और वाई का जेड होता है, और जेड का के होता है। तो हम यहाँ पर जो हमारा वाई जेड तल है तो हम उसके एक्स अक्ष के अनुरूप होगी, ठीक है। जो हमारी होगी वो इकाई होगी, वो किसके अनुदिश होगी, एक्स अक्ष की होगी, ठीक है। इसी प्रकार हम इसमें लिखा है कि 100 इकाई क्षेत्रफल सदिश एस वेक्टर बराबर 100 आई कैप, ठीक है। यहाँ पर क्या लग गया, आई कैप लग गया, दिशा तल के लंबवत होगी, अर्थात एक्स अक्ष के अनुदिश होगी, क्या होगी, एक्स अक्ष के अनुदिश होगी, एवं परिमाण 100 इकाई होगा। अतः इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान फाई ई बराबर ई वेक्टर इंटू एस वेक्टर, ये वेक्टर हमें दे रखा है, ये वेक्टर हमें कितना दे रखा है, 6i प्लस 5j प्लस 4k। आपको ये क्या दे रखा था, ये वेक्टर आपको क्वेश्चन में दे रखा था कि 6i प्लस 5j प्लस 4k कैप, और हमने एस वेक्टर कितना निकाल लिया था, 100 आई कैप, ठीक है, 100 आई कैप। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर आप इसकी जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो कैसे करते हैं, ठीक है, यानी इसकी गुणा कैसे करते हैं। जो हमारा आई इंटू आई होता है वो 1 के बराबर होता है, जो आई कैप इंटू आई कैप होता है, आई कैप होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है, और जे इंटू जे कैप भी 1 के बराबर होता है, के कैप इंटू के कैप बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ओनली आई कैप है, ठीक है, ओनली क्या है, आई कैप है। तो हम क्या लिखेंगे, जो हमारा 100 से मल्टीप्लिकेशन होगी तो 100 धाई 600, ठीक है, आई से हमारी मल्टीप्लिकेशन होगी 100 इंटू 6 यानी 600, और आई यानी सॉरी जे और के तो हमारे नहीं है तो इसलिए हम 0 लिखेंगे, ठीक है। तो हमारी जो फाई ई हो जाएगा वो 600 यूनिट हो जाएगा, ठीक है, फाई ई क्या हो जाएगा, 600 यूनिट हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया हो, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है, किसी बिंदु क्षेत्र यानी किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव में संबंध ई वेक्टर बराबर माइनस डेल्टा फाई
स्थापित कीजिए, यानी आपको ये सिद्ध करना है। चलिए हम देखते हैं। माना ए और ए व बी दो निकटस्थ बिंदु हैं जिनके निर्देशांक क्रमशः एक्स बाई जेड हैं व एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई, कॉमा जेड प्लस डेल्टा जेड तथा विभव फाइव व फाइव प्लस डेल्टा फाइव हैं। चूँकि फाइव बराबर फाइव एक्स बाई जेड हमें दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, जो फाइव यानी डेल्टा फाइव का जो क्या करेंगे हम मान लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, डेवर फाइव अपॉन डेवर एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस डेवर फाइव अपॉन डेवर वाई इंटू डेल्टा वाई प्लस डेवर फाइव अपॉन डेवर जेड इंटू डेल्टा जेड। इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। जैसे हम इसको एक प्रकार से और लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा फाइव बराबर आई कैप डेवर फाइव अपॉन डेवर एक्स प्लस जे कैप डेवर फाइव अपॉन डेवर वाई प्लस के कैप डेवर फाइव अपॉन डेवर जेड इंटू आई कैप डेवर एक्स अपॉन डेल्टा एक्स प्लस जे कैप डेल्टा वाई प्लस के कैप डेल्टा जेड। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था आई कैप इंटू आई कैप बराबर 1 होता है और जे कैप इंटू जे कैप बराबर भी 1 होता है और के कैप इंटू के कैप भी बराबर 1 होता है। ठीक है, तो हम यदि हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तब भी हमारा जो क्या होगा, ये वाला टर्म्स क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा, ये वाला टर्म्स क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हमें इससे हमारी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है लिखने में। फिर हम क्या करेंगे, डेल्टा फाइव बराबर डेल्टा फाइव बराबर ये हमारा स्मॉल डेल्टा होता है। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा स्मॉल डेल्टा होता है बराबर डेल्टा फाइव इंटू डेल्टा आर वेक्टर। इसे हम क्या करेंगे, आर वेक्टर को लिख देंगे और ये हमारा क्या है, डेल्टा फाइव है, ये हमारा इतना है डेल्टा फाइव है। एक बार और आपको बताता हूँ, ये कितना है हमारा, डेल्टा फाइव बन गया और ये स्मॉल डेल्टा आर कैप बन गया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, यदि बिंदु ए व बी के क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर हो तब ए व बी के बीच वैद्युत विभवांतर डेल्टा फाइव बराबर माइनस ई वेक्टर इंटू डेल्टा आर। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारी क्या है, ये है 2 ये है। ठीक है, तो हम सो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो हमारा क्या है, दोनों इक्वेशन डेल्टा फाइव के इक्वल हैं। ठीक है, डेल्टा फाइव के इक्वल हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों की कंपेयरिंग करेंगे। माइनस ई वेक्टर इंटू डेल्टा आर कैप बराबर डेल्टा फाइव इंटू डेल्टा आर कैप। ठीक है, अब हम क्या करेंगे आगे, क्या करेंगे, ई वेक्टर प्लस डेल्टा फाइव और बाहर हम क्या कर लेंगे, कॉमन लेंगे, डेल्टा आर वेक्टर को कॉमन कर लेंगे बराबर 0। चूँकि डेल्टा आर वेक्टर स्वतंत्र राशि है, तो ई वेक्टर प्लस डेल्टा फाइव बराबर 0। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, डेल्टा फाइव को इधर लेके जाएंगे तब हमारी माइनस बन जाएगी। ठीक है, जो हम डेल्टा फाइव है वो पॉजिटिव है, तो हम इसको क्या करेंगे, ई वेक्टर बराबर माइनस डेल्टा फाइव। और जो मैंने अभी ऊपर आपको फर्स्ट या दूसरे क्वेश्चन बताया था कि जो हमारा डेल्टा है उसको हम ग्रेड लिख सकते हैं और ग्रेड को ही हम डेल्टा लिख सकते हैं, तो माइनस ग्रेड फाइव, बात एक ही है। ठीक है, या आप ये लिख सकते हैं या आप ये लिख सकते हैं, दोनों में से आप एक चीज़ लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो हमारा ओवरऑल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, यही सिद्ध करना था हमें। ठीक है, ई वेक्टर बराबर यही हमको सिद्ध करना था, आप देख सकते हैं ऊपर, यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, वो हमने प्रूव कर दिया। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन दे रखा है आपको, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 20 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग 20 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग के शीर्षों पर क्रमशः 2 1 2 1 -3 व 6 नैनो कूलाम के 4 आवेश रखे हैं। ठीक है, किसके, नैनो कूलाम के 4 आवेश रखे हैं
वृत्त के केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। तो हमसे क्या निकलवा रहा है, बी निकलवा रहा है, ठीक है, जो वैद्युत विभव कहलाते हैं, ठीक है, जिससे हम बी को वैद्युत विभव से डी नोट करते हैं, यानी बी से डी नोट करते हैं। इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो वृत्त के केंद्र की प्रत्येक शीर्ष से दूरी, वृत्त के केंद्र की प्रत्येक शीर्ष से दूरी क्या है हमारी, आर वेक्टर, यानी आर बराबर स्मॉल आर बराबर 20√2 अपॉन 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 से कट जाएगा, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो हमारा 10√2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम √2 का जो मान लगाएंगे, √2 का जो मान लगाएंगे, तो अब हमारी कंडीशन क्या बन जाएगी, 14.14 बन जाएगी, ठीक है, सेंटीमीटर। और हम सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे, तब हमारी कंडीशन क्या बन जाएगी, 0.14 मीटर, 0.14 मीटर। अतः सभी आवेशों के कारण वृत्त के केंद्र पर विभव, हम एक साथ जो हमें चारों जो विभव दे रखे हैं उनको एक साथ सॉल्यूशन करेंगे, तब हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। लेकिन आपको इसमें एक आवेश नहीं दे रखा है, कितने, 4 आवेश दे रखे हैं, तो सबके लिए अलग अलग निकालेंगे, ठीक है। तो हमारा जो पहला आवेश दे रखा है वो कितना, 2 दे रखा है, लेकिन आपको आगे आगे क्या बोला है, नैनो कूलाम, ठीक है, आपको आगे बोला है नैनो कूलाम। तो नैनो कूलाम का मतलब होता है, जो एक नैनो कूलाम होता है वो 10⁻⁹ के बराबर होता है, तो हम इसी के हिसाब से लिख देंगे, ठीक है। और हमें जो आर का मान है वो 0.14 है, तो इसका जो ओवरऑल गुणा भाग करके इसका जो आंसर आ जाएगा वो 385 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब मैं, आप छोटे बालक तो हो नहीं जो कि NC-KG और जो 5-6 स्टूडेंट को सिखाया जाता है कि गुणा भाग ऐसे, ठीक है, इतना तो आप समझ सकते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो 385 वोल्ट आ जाएगा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, इतने यूनिट फर्स्ट में आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको आज की वीडियो में विद सॉल्यूशन करा दिए हैं और आपको समझा भी दिए हैं। यदि आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद, टेक केयर। यूनिट 2 के साथ, ठीक है, यूनिट 2 के साथ मिलते हैं, ठीक है।